प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पुनीता रावत, श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर, नागरिक शास्त्र की कक्षा में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र के खंड 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 7 नए सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये किसी खेल का नहीं है, बल्कि पेड़ों की कटाई के विरुद्ध किया गया आंदोलन है, जो बाद में पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। आज इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि नए सामाजिक आंदोलनों का उदय कब हुआ, क्यों हुआ और समाज में उनकी क्या भूमिका थी। आंदोलनों का लक्ष्य होता है परिवर्तन, और सामाजिक आंदोलन का अर्थ है सामाजिक परिवर्तन के लिए किया गया शांतिपूर्ण सामूहिक प्रयास, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। सामाजिक आंदोलन भी दो तरह के होते हैं, जो किसी दल के नेतृत्व में किए जाते हैं, वो दल संरक्षित आंदोलन, और स्वैच्छिक आधार पर किए गए सामूहिक प्रयास स्वतंत्र आंदोलन कहलाते हैं। बच्चों, ये जन आंदोलन कभी राजनीतिक और कभी सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। अक्सर ये आंदोलन दोनों रूपों के मेल से बने हुए नजर आते हैं। जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था, लेकिन औपनिवेशिक दौर में बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार मंथन चला और बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। आइए अब हम दल संरक्षित आंदोलन के बारे में जानते हैं। पहला था तेलंगाना आंदोलन, जो 1946 में आंध्र प्रदेश में हुआ। ये जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया आंदोलन था, और इसमें भूमिहीन किसानों की एक लोक समिति बनाई गई और 10 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों में बांटा गया। ये साम्यवादी दल के नेतृत्व में किया गया आंदोलन था। हालांकि आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने भी भूमि सुधार कानून लागू किया और जमींदारी प्रथा का अंत किया। इसमें जमींदारों और रजवाड़ों की भूमि की एक हद निश्चित कर दी गई और उससे अधिक भूमि को अधिग्रहित करके भूमिहीन किसानों में बांटा गया। दूसरा था मजदूर आंदोलन। ब्रिटिश काल में जब भारत के कतिपय बड़े शहरों में जैसे कि बम्बई, कानपुर, कलकत्ता में उद्योगों की स्थापना हुई, तो मजदूर वर्ग का उदय हुआ, और जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता गया वैसे वैसे मजदूर वर्ग भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मजदूर वर्ग बढ़ता गया, मजदूर वर्ग की समस्याएं और उसके समाधान की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर श्रम संगठन का स्थापना हुई थी। भारत में भी मजदूरों का समर्थन पाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मजदूर संगठन का गठन किया, और मजदूर संगठन ने समय समय पर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए, काम के घंटों को कम करने के लिए, काम की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए आंदोलन किया। जैसे 1974 में आपातकाल के ठीक पहले रेलवे कर्मचारियों ने व्यापक हड़ताल की, जिससे सरकार दबाव में आ गई। मजदूरों का समर्थन पाने के लिए विभिन्न दलों द्वारा मजदूर संगठन का गठन किया गया, जैसे ऑल इंडिया यूनियन साम्यवादी दल के द्वारा किया गया, इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस के द्वारा गठित किया गया, साथ ही भारतीय मजदूर परिषद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। अब था नक्सलवादी आंदोलन। ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी स्थान पर 1967 में उस वक्त शुरू हुआ जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक दल ने क्रांति और हिंसा के सहारे व्यापक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन को बेरोजगारी, आर्थिक शोषण और गरीबी की वजह से नक्सलवाद जैसे जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। 1 मई 1969 को चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की स्थापना की और हिंसा और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से व्यापक आंदोलन चलाया, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करते थे। ये माओ से तुंग की विचारधारा में विश्वास करते थे। माओ से तुंग जो चीन में साम्यवादी क्रांति के जनक थे, इसलिए इसको माओवादी क्रांति भी कहा गया।
यद्यपि इस नक्सलवादी आंदोलन की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में जन और धन की हानि हुई है, इसलिए इसके खिलाफ सैन्य और पुलिस बल का सहारा लिया जाना चाहिए, लेकिन इस जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास करके उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे इस समस्या की मूल जड़ पर प्रहार किया जा सके। अब है स्वतंत्र आंदोलन। स्वतंत्र आंदोलन क्यों शुरू हुए? 7वें और 8वें दशक में समाज के बहुत सारे तबकों का राजनीतिक दलों के आचार और व्यवहार से मोहभंग होने लगा। साथ ही जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस के गैर कांग्रेसी सरकार के एक जो प्रयोग था वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नीति थी उससे भी लोगों का मोहभंग होने लगा था। स्वतंत्रता के बाद भारत न तो सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में शामिल हुआ था और न ही अमेरिका के पूंजीवादी गुट में। भारत ने अलग एक गुटनिरपेक्ष नीति चलाई थी, लेकिन कूटनीति के तहत हम लोग सोवियत संघ के ज़्यादा करीब थे, इसलिए सोवियत संघ की व्यवस्था के आधार पर ही हमने भी नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को अपनाया था, और जिसका लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि और आय का समानपूर्ण वितरण। यद्यपि आज़ादी के शुरुआती 20 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, लेकिन गरीबी और असमानता बरकरार थी। जातिगत विभेद और लैंगिक विभेद ने इस समस्या को और ज़्यादा जटिल कर दिया था। आर्थिक विकास के आधार पर गांवों और शहरों में भी न पाटी जा सकने वाली एक गहरी खाई थी। इसी के साथ राजनीतिक धरातल पर कार्यरत कई समूहों का लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से मोहभंग हो गया था। उन्होंने अपने आप को दलगत राजनीति से अलग करते हुए एक जनता को लामबद्ध करना शुरू किया, और आदिवासी समाज और दलित समाज जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए समूह इनके साथ लामबद्ध होना शुरू हो गए। इनका कहना ये था कि जनता की सीधी भागीदारी ज़्यादा कारगर होगी। इन्होंने जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। ये संगठन, इनकी सामाजिक कार्यों की प्रवृत्ति चूंकि स्वयंसेवी थी, इसलिए इनको स्वयंसेवी संगठन कहा गया। ये दलगत राजनीति से दूर थे, इसलिए इनको स्वतंत्र सामाजिक संगठन कहा गया। बहरहाल अब भी ऐसे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन उनका वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों के माध्यम से होता है, इसलिए जो स्थानीय पहल का एक आदर्श है वो अब कमजोर होता जा रहा है। हालांकि स्वतंत्र आंदोलन में पहला आंदोलन था चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड के 2-3 गांवों से इसकी शुरुआत हुई। हुआ क्या कि गांव वासियों ने कृषि औजारों को बनाने के लिए वन विभाग से अंगूर के पेड़ को काटने की इजाजत मांगी, जिसे वन विभाग ने बिल्कुल मना कर दिया, और जमीन का वही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खेल निर्माता कंपनी को दे दिया गया। इसका गांव वालों ने विरोध किया। धीरे धीरे उत्तराखंड के बड़े इलाकों में फैल गया। साथ ही क्षेत्र की परिस्थिति और आर्थिक शोषण के मुद्दे भी इससे जुड़ने लगे। स्थानीय नागरिकों की मांग थी कि पेड़ों की कटाई का कोई भी ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण पर स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लघु उद्योगों के विकास के लिए उन्हें कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। साथ ही परिस्थितिकी संतुलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि जंगल की कटाई के जो ठेकेदार हैं वो पुरुषों को शराब की आपूर्ति करते हैं, जिसे बंद किया जाना चाहिए। इसमें महिलाएं और पुरुष पेड़ों को बाहों में भरकर चिपककर खड़े हो जाते थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय सरकार ने 15 सालों तक हिमालयी क्षेत्रों की पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। ये आंदोलन जो था बाद में पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की उस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही तो बिखरा था हमारा लहू, और बदले में मिला खाने को पत्थर।
लेकिन अब हमें ढहानी होगी ये इमारत जो चूम रही है आकाश को। लेकिन बरसों बाद मिला सूर्यमुखी के आशीषों वाला फकीर। अब हाँ, अब सूर्यमुखी की तरह हमें भी घुमाना होगा मुख अपना सूरज की ओर। बच्चों, ये जो कविता है वो नामदेव ढासाल की है। नामदेव ढासाल की इस कविता में अंधेरों की पथ यात्रा से दलित समाज को इंगित किया गया है और सूरजमुखी के आशीषों वाला फकीर शब्द सूचक का इस्तेमाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के ससम्मानपूर्ण जीवन के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन आज़ादी के 20 वर्षों बाद भी व्यवहारिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आया था। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, लेकिन नए दौर में भेदभाव और हिंसा जारी रही। जैसे दलित बस्तियां जो होती थी वो गाँव से दूर होती थी, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे, जातिगत प्रतिष्ठा के नाम पर उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ कानून व्यवस्था नाकाफी सिद्ध हो रही थी। साथ ही दलित समाज जिस दल को समर्थन देता था वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहा था। दलित समाज आज भी जातिगत असमानता और संसाधनों के भेदभावपूर्ण वितरण के खिलाफ लड़ रहा था। दलित समाज एक ऐसा भविष्य चाहता था जिसे वो अपने हाथों से गढ़ सके। 7वें दशक के प्रारंभ में दलित समाज की पहली शिक्षित पीढ़ी ने कई मंचों से अपने हक की आवाज उठाई और कई रचनाओं के माध्यम से अपनी पीड़ा और आक्रोश को व्यक्त किया। महाराष्ट्र में दलित समाज ने दलित पैंथर्स नामक एक संगठन बनाया जिसने जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया और महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ लड़ना उसकी प्रमुख गतिविधि थी। साथ ही भूमिहीन किसानों और वंचित वर्गों के लिए एक संगठन खड़ा करना उसका एक बृहत्तर एजेंडा था। साथ ही ये इस बात के लिए भी सचेत थे कि संविधान में जातिगत असमानता के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी गई है, इसलिए वे आरक्षण के कारगर और सामाजिक और आर्थिक न्याय कानूनों का बेहतर ढंग से अनुपालन चाहते थे। सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया जिसमें दलितों के खिलाफ अत्याचार के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस मंच से दलित समाज अपनी सृजनशीलता का उपयोग अपने प्रतिरोध के लिए करता था। इस काल में ऐसी बहुत सी रचनाएं और कविताएं प्रकाशित हुई जिसमें जातिगत व्यवस्था की मुखालफत की गई। साथ ही बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन नामक संस्था बनी जो जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने स्तर पर काम करती है। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। भारतीय विकास में जिन तबकों को फायदा मिला वो भी सरकार से नाराज थे। इसका एक उदाहरण है 1980 में भारतीय किसानों का आंदोलन। हुआ ये कि जनवरी 1988 में मेरठ शहर में 20,000 किसानों ने जिला समाहर्ता के दफ्तर के सामने धरना दिया। वो 3 हफ्तों तक बैठे रहे। वो बिजली की दर की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे और उनकी मांगे मान ली गई। 3 हफ्तों तक इन किसानों को राशन पानी ग्रामीण इलाकों से मिलता रहा। ये वास्तव में ग्रामीणों की या काश्तकारों की शक्ति का प्रदर्शन था। ये किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे जो कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, अमीर किसानों का एक संगठन है। जब 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो इन किसानों को फायदा मिलना शुरू हो गया था, लेकिन 80 के उत्तरार्ध में जब आर्थिक उदारीकरण को शुरू करने का प्रयास किया गया तो नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। तब इन किसानों ने मांग उठाई कि फसलों के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी, साथ ही फसलों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर जो पाबंदी लगी है उसको हटाया जाए और समुचित दर पर बिजली की आपूर्ति की गारंटी दी जाए, साथ ही बकाया ऋण को माफ किया जाए। क्षेत्रकारी संगठन ने इस आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम बताया। इस आंदोलन में धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो जैसे कई साधन अपनाए गए। ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक बगैर किसी सांगठनिक ढांचे के चलता रहा। इसका कारण ये था कि ये संगठन अपने सदस्यों के वंशागत और जातिगत जाल पर आधारित था। साथ ही इसकी धनराशि और संसाधन भी इन्हीं संपर्क सूत्रों से आते थे।
ये संगठन जो था वो एक दबाव समूह के रूप में काम करता था। दबाव समूह वो होते हैं जो सीधे राजनीतिक स्तर पर काम नहीं करते, बल्कि पर्दे के पीछे से राजनीतिक दलों पर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। उसके एवज में इनके जन समुदाय का समर्थन और वित्तीय अनुदान का लालच होता है। ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। इसमें इनकी राजनीतिक मोलभाव की क्षमता भी थी। महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन और कर्नाटक में रैयत संघ भारतीय किसान के संगठनों का जीवंत उदाहरण है। अब है ताड़ी विरोधी आंदोलन। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के गुड़नूर गांव से हुई थी। महिलाओं ने ताड़ी के विरोध में एकजुट हुई और उन्होंने ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जब ठेकेदार को इसका पता चला तो उसने अपने गुंडे भेजे, लेकिन महिलाएं नहीं डरी। पुलिस आई, लेकिन पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तब एक सप्ताह बाद ताड़ी माफियाओं ने अपने गुंडों को भेजा और सरिया और घातक हथियारों से महिलाओं पर हमले करवाए, लेकिन महिलाएं नहीं डरी। तब ठेकेदारों को पीछे हटना पड़ा। 1992 में तेलुगु प्रेस में अक्टूबर और सितंबर के माह में अक्सर ऐसी खबरें छपती रहती थी जिसमें जगह और स्थान का नाम तो बदल जाता था, लेकिन घटनाएं वैसी की वैसी ही रहती थी। ये महिलाओं का शराब के खिलाफ एक आंदोलन था। ये न सिर्फ शराब की माफियाओं के खिलाफ था, बल्कि सरकार के खिलाफ भी था। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया। नल्लोर जिले में जब कक्षाओं में महिलाएं आती थी तो वो पुरुषों के शराब पीने की आदतों के बारे में शिकायत करती थी, क्योंकि शराब की गहरी लत के कारण पुरुष मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। वो काम पर गैर हाजिर रहते थे, जिसकी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। घरों में मारपीट और तनाव का माहौल रहता था। महिलाओं ने एकजुट होकर शराब का विरोध करना शुरू किया और 5000 गांवों की महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ गईं। नल्लोर में 17 बार ताड़ी की नीलामी रद्द हुई। साथ ही इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया। इस ताड़ी को लेकर राजनीति और अपराध के बीच एक गहरा संबंध था। सरकार को इससे राजस्व प्राप्त होता था, इसलिए सरकार इसकी बिक्री पर रोक नहीं लगा रही थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, सार्वजनिक स्थलों पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के खिलाफ महिला समूह अधिकतर शहरी क्षेत्रों में सक्रिय रहते थे। लेकिन अब इस बात की समझदारी विकसित हुई कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और लैंगिक विभेद का जो मुद्दा है वो बड़े स्तर पर है, बहुत ही जटिल कार्य है। इसके साथ ही लैंगिक समानता के आधार पर व्यक्तिगत और संपत्ति के कानूनों, साथ ही राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग उठने लगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में अभी ये मुद्दा लटका हुआ है। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी के विकास के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 30 बड़े, 130 मझोले और 3 से छोटे बांधों को बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध पर 2 सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। बांध के समर्थकों का कहना था कि बांध बनने से पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई के कार्यों को ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जा सकेगा, बिजली का उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा और इन सब की वजह से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। साथ ही बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर कुछ अंकुश लगाया जा सकेगा। लेकिन हुआ क्या कि 245 गांव जो थे वो डूब क्षेत्र में आ रहे थे और उनमें रहने वाले 2.5 लाख लोगों के सामने पुनर्वास की समस्या आ गई। इसको पहले स्थानीय नेताओं द्वारा उठाया गया, बाद में कई स्वयंसेवी संस्थाएं इससे जुड़ती चली गईं और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसमें
स्त्री, पुरुष और महिलाएं कमर तक नर्मदा के पानी में खड़े हो जाते थे, जिसे जल समाधि भी कहा जाता था। इस आंदोलन ने विकास परियोजनाओं पर ही सवालिया निशान उठा दिया। ये दलील दी जाने लगी कि इस बात का जायजा लिया जाना चाहिए कि इन परियोजनाओं से समाज के किन वर्गों को नुकसान पहुंचता है, साथ ही पुनर्वास, आजीविका, पर्यावरण, संस्कृति पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण रहना चाहिए और इस परियोजनाओं का निर्णय लेते समय इनकी भी भागीदारी ली जानी चाहिए। साथ ही इन लोगों का समुचित रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए। इस आंदोलन का गुजरात में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उनका ये कहना था कि ये बहुउद्देशीय योजनाएं और भारत के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। हालांकि न्यायपालिका और भारतीय सरकार दोनों ने माना कि पुनर्वास जो है वो समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को बांध बनाने का आदेश दिया, लेकिन ये कहा कि पुनर्वास भी समुचित ढंग से किया जाए। इसके साथ ही 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई। इसको मेधा पाटेकर ने अपना समर्थन दिया। अब है सूचना अधिकार आंदोलन। सूचना अधिकार आंदोलन जन आंदोलनों के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान के भीम तहसील में हुई थी। वहां पर मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पंचायतों से अकाल राहत और मजदूरों को दी जाने वाली पगार का खुलासा करने को कहा, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि मजदूरों को दी जाने वाली पगार में बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है। उन्होंने 1994 और 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया, साथ ही सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा। सरकार इस आंदोलन से दबाव में आई और उसने पंचायत अधिनियम में संशोधन किया, जिसके तहत पंचायतों को अपनी बजट नीति, लेखा पर्ची और लाभार्थियों के नाम की घोषणा सार्वजनिक रूप से करनी अनिवार्य थी। पंचायतें अब इस विभिन्न मदों की घोषणा अखबारों के माध्यम से करती हैं। साथ ही मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना के अधिकार के लिए एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया। हालांकि इसके पहले उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल और शौर्य समिति ने सूचना के अधिकार को लेकर एक मसौदा बनाया था, जो 2002 में सदन के पटल पर सूचना की स्वतंत्रता के नाम से रखा गया, लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां थी। इसलिए सूचना के अधिकार से संशोधित बिल पुनः 2004 में रखा गया और जून 2005 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन गया। अब है नेशनल फिश वर्कर फोरम का आंदोलन। भारत की जो सीमा रेखा है वो 3 तरफ से समुद्रों को छूती है, यानी कि भारत के पास एक लंबी तटीय रेखा है। इसलिए मछुआरों की संख्या भी बड़ी है और भारत मछुआरों की संख्या के लिहाज से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। जब गहन मत्स्य व्यापक स्तर पर मत्स्य दोहन के लिए यानी कि मछली मारने के लिए सरकार ने बॉटम ट्रॉलिंग यानी कि बड़े जहाजों को अनुमति दी, तो इन छोटे मछुआरों के सामने जीवन और आजीविका का संकट आ गया। तब बहुत सारे छोटे संगठनों ने मिलकर एक बड़े राष्ट्रीय संगठन नेशनल फिश वर्कर फोरम का गठन किया। इसने 1997 में अपनी लड़ाई सरकार के साथ लड़ी और जीती। तब सरकार ने बड़े जहाजों को केवल गहरे समुद्र में मछली मारने की अनुमति दी, जिससे बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भी दरवाजा खुल गया। 1990 के दशक में NFF ने बहुत सारी लड़ाइयां सरकार के साथ कानूनी रूप से लड़ी और मछुआरे के हित को रखा कि वो अपनी आजीविका के लिए मछली मारते हैं, न कि व्यापक स्तर पर अपने लाभ कमाने के लिए। ये जो जन आंदोलन है वो लोकतंत्र के सहायक हैं। इनसे समाज के उन वंचित वर्गों को आवाज मिलती है जो अपने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को चुनावी राजनीति के द्वारा हल नहीं कर पाते। तब वो इन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। समाज के क्षोभ और गहरे तनावों को एक सार्थक दिशा देकर ये जन आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये धरना, रैली और प्रदर्शन इससे सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचती, अव्यवस्था फैलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता इस मुखर कार्यवाही का सहारा लेती ही क्यों है?
क्योंकि इन आंदोलनों में लामबद्ध होने वाला जो समूह है सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर चला गया समाज, जो चुनावी राजनीति से अपने मुद्दों को हल नहीं कर पाता, जिसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, तब वो जन कार्रवाई का रास्ता अपनाता है। और जन आंदोलन जो है वो सिर्फ धरना प्रदर्शन रैली नहीं है, बल्कि एक समस्या से पीड़ित लोगों का समान आकांक्षाओं के साथ अपनी मांग को उठाना है, ताकि लोग ये समझें कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं से क्या चाहते हैं। इस तरह से इन जन आंदोलनों ने लोकतंत्र को विस्तार दिया है, उसमें बाधा नहीं पहुंचाई है। बच्चों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। गलत बातों पर शांतिपूर्ण ढंग से लामबद्ध होना भी हमारा कर्तव्य है। जय हिंद।